हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी। मैं हूं तुषार। आज हम हमारी क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो हमारा चैप्टर 4 है साउथ एशियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे चैप्टर लास्ट वीडियो में रह गए थे, पॉइंट हमारे लास्ट वीडियो में रह गए थे, अब उन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। श्रीलंका इंडिया के जो नेबर्स हैं और पीस एंड कोऑपरेशन, और जो इंडिया के नेबर्स के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर 4 की साउथ एशियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वो पहले वो जाकर देखिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और आप उसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स का लिंक भी नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हम स्टार्ट करते हैं श्रीलंका से, मतलब श्रीलंका में जो कॉन्फ्लिक्ट चले, ठीक है, और श्रीलंका कैसा था, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। Sri democracy stable in Sri Lanka after independence in 1948, but faced a serious challenge not from military और मोनार्ची बट फ्रॉम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो डेमोक्रेसी थी, मतलब जो श्रीलंका है उसमें डेमोक्रेसी स्टेबल थी। आजादी इंडिपेंडेंस की जब उसको आजादी मिल गई थी उसके बाद से श्रीलंका के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल है 1948 से ही। इंडिया और जो श्रीलंका है दोनों एक ऐसी कंट्री है एशिया के अंदर जिनमें डेमोक्रेसी स्टेबल है। और हमने पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में कि उनमें है ना मिलिट्री रूल और सिविलियन दोनों वे झेल चुके हैं, उनमें डेमोक्रेसी कभी स्टेबल रही नहीं। ठीक है, और श्रीलंका में डेमोक्रेसी स्टेबल रही है इंडिपेंडेंट आजादी से ही। 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ था उसके बाद से ही श्रीलंका में डेमोक्रेसी स्टेबल है। और श्रीलंका ने बहुत सारे सीरियस चैलेंज को फेस तो किया है, पर ना ही उसने वो मिलिट्री से फेस किया है, ना ही मोनार्ची से, ना ही उसमें सेना से कोई प्रॉब्लम हुई है उसको, ना ही राजतंत्र से कोई प्रॉब्लम हुई है उसको। खाली जो मुसीबत झेलनी पड़ी है ना एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से झेलनी पड़ी है। ठीक है, अब वे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे वो अब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन श्रीलंका सेलन वाज डोमिनेटेड बाय फोर्सेस दैट रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। मतलब आजादी के बाद जो पॉलिटिक्स थी ना श्रीलंका की, ठीक है, वो सेलन, मतलब जो श्रीलंका में पॉलिटिक्स है उसको सेलन कहा जाता है, सेलन। ठीक है, वो डोमिनेट करती थी, जो श्रीलंका की पॉलिटिक्स राजनीति वो डोमिनेट करती थी। जो सिन्हाला कम्युनिटी थी ना वहां उन्हीं पर डोमिनेट, मतलब जो पॉलिटिक्स लीडर्स है ना जो सिन्हाला कम्युनिटी के साथ चलेंगे ना या उन्हीं का ही साथ देंगे, खाली पॉलिटिक्स उन्हीं के हाथों में रहेगी, वहां की राजनीति, ठीक है, वो उन्हीं की मेजोरिटी में रहेगी, सिन्हाला कम्युनिटी के हाथों। जो सिन्हाला कम्युनिटी की मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करेगा पॉलिटिक्स उन्हीं के हाथों में रहेगी। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे और वहां पर उनका ही राज चलता था वहां पर श्रीलंका में। सिन्हाला नेशनलिस्ट थॉट दैट श्रीलंका शुड नॉट give concession to the Tamils because Sri Lanka belongs to the Sinhala people only. Neglect of Tamil concern led to military Tamil nationalism from 1983 onwards. The militant organization, the Liberation Tigers of Tamil Eelam, LITTE, has fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and demanding Tamil Eelam or a separate country for the Tamil of Sri Lanka. LITTE controls the northeastern part of the Sri Lanka. ठीक है, मतलब जो हमारे जो श्रीलंका के सिन्हाला नेशनलिस्ट थे ना, वे ये सोचते थे कि जो सिन्हाला है ना, मतलब श्रीलंका वो सिन्हाला कम्युनिटी से ही बिलोंग करता है, वो सिन्हाला के लिए ही है। ठीक है, और वो जो तमिल्स, इंडियन तमिल्स वहां पे श्रीलंका में रहते, तमिल्स रहते हैं, उनको कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा श्रीलंका से, क्योंकि जो श्रीलंका वो बिलोंग करता है खाली सिन्हाला जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, सिन्हाला जो लोग हैं उन्हीं से ही बिलोंग करता है और उन्हीं के लिए ही श्रीलंका है बस। और वो तमिल्स को कोई भी कंसर्न नहीं देंगे, ठीक है, कोई भी हिस्सा नहीं देंगे श्रीलंका के अंदर। और जो तमिल लोग थे ना उनको नेग्लेक्ट करने से जो है ना एक मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म, तमिल्स के लिए राष्ट्रवाद की भावना, तमिल में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, और 1983 के बाद जो तमिल से ना उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिट्टे बनाया उन्होंने। ठीक है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था। लिट्टे हैज फाइटिंग एंड आर्म्ड स्ट्रगल। जो लिट्टे है ना हमारा, वो एक आर्म स्ट्रगल आर्मी के साथ, जो वहां की श्रीलंका की आर्मी थी उसके साथ स्ट्रगल कर रहा था, लड़ रहा था। और वो जो लिट्टे है वो डिमांड कर रहा था तमिल एलम की। ठीक है, जो लिट्टे तमिल एलम की डिमांड कर रहा था, तमिल पीपल्स थे। ठीक है, उन्होंने डिमांड की थी कि उनको एक तमिल एलम चाहिए, उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए तमिल्स के लिए। ठीक है, तमिल्स जो लोग हैं वहां के,
उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए तमिल्स के लिए श्रीलंका में। और लिट्टे कंट्रोल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। और जो हमारा लिट्टे था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, उसने है ना जो श्रीलंका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था हमारा उसने पूरा उसको कंट्रोल करके रखा हुआ था, ठीक है, लिट्टे ने श्रीलंका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। The Sri-Lankan problem involves people of India origin. There is considerable pressure from Tamils people in India to the effect that Indian government should protect the interest of the Tamils in Sri Lanka, ठीक है। और जो श्रीलंका की जो प्रॉब्लम थी, जो मुसीबत थी ना, उसमें जो इंडिया के लोग तमिल्स पीपल्स ना वो भी इन्वॉल्व हो रहे थे इंडियन ओरिजिन से। और जो इंडियन गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, ठीक है, जो अपने पीपल से प्रेशर डाल रहे थे इंडिया से कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हेल्प करे तमिल्स पीपल्स की, क्योंकि वो इंडिया का ही हिस्सा है, क्योंकि उन पर श्रीलंका में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और श्रीलंका तमिल्स ने कहा था कि उनके इंटरेस्ट को इंडियन गवर्नमेंट सेव करे, उनको बचाए, ठीक है। बट इन 1987 में The government of India for the first time got directly involved in Sri Lankan Tamils। और पहली बार 1987 में जो इंडियन गवर्नमेंट है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई थी। 1987 में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई थी इंडियन गवर्नमेंट तमिल उसमें श्रीलंका में इन्वॉल्व हुई थी, श्रीलंकन तमिल्स में, कि जो मैटर था ना श्रीलंकन तमिल्स का उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई थी। और इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद द श्रीलंकन एंड सेंट ट्रोप टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स। और जो इंडियन गवर्नमेंट थी ना उसने एक अकॉर्ड साइन किया था, मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया था श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ कि वो स्टेबलाइज करेंगे रिलेशन को श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में और जो तमिल्स हैं उन दोनों के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। और उन्होंने अपनी जो आर्मी है सैनिक ट्रूप्स हैं वो श्रीलंका में भेजे, उसको भेजे थे 1989 में है ना, वहाँ पे ट्रूप्स 1987 में भेज दिए गए थे ट्रूप्स को श्रीलंका, इंडियन ट्रूप्स को 1987 में श्रीलंका भेज दिया गया था। पर दुर्भाग्य से जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस थी ना, मतलब जो इंडिया से ट्रूप्स भेजे गए थे, जो लिट्टे वाले जो तमिल्स लोग थे, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था, ठीक है, मैटर को सोल्व करने के लिए। पर दुर्भाग्यवश मतलब उनको भेजा तो गया था कि वो इंडियन ट्रूप्स को जो ये इशू चल रहा है उसको सोल्व करे। पर है ना जब इंडियन ट्रूप्स है ना गलती उनसे ही भिड़ पड़े, लिट्टे वालों से ही भिड़ पड़े, ठीक है, तमिल्स पीपल से ही भिड़ पड़े, उनके साथ एक लड़ाई हो गई, फाइट विद लिट्टे, उन्होंने लिट्टे के साथ लड़ाई शुरू कर दी। द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स वाज नॉट लाइक्ड बाय श्रीलंकन, ठीक है, मतलब जो इंडियन ट्रूप्स थे ना उन्होंने श्रीलंकन से लड़ाई कर दी, वे गए तो थे रिलेशन को स्टेबलाइज करने, पर जो ट्रूप्स थे उनसे श्रीलंकन से ही भिड़ पड़े, लिट्टो से ही भिड़ पड़े, जो लिट्टे तमिल्स पीपल से उनसे ही उन्होंने लड़ाई कर दी, ठीक है। और जो ये प्रेजेंस थी ना इंडियन ट्रूप्स की, इंडियन सैनिकों की जो प्रेजेंस थी, मतलब जब इंडिया ने सैनिक भेजे थे श्रीलंका के अंदर, जो उनकी प्रेजेंस थी उनको जो तमिल्स थे उन्होंने पसंद नहीं किया। दे सा द अटेम्प्ट ऑफ इंडियन आर्मी इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर ऑफ श्रीलंका। और उन्होंने कहा, दो तमिल से उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट वो इंटरफेयर कर रही है श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में, ठीक है, उन्हें पसंद नहीं आया ये। इन 1989 में, ठीक है, फिर ट्रूप्स तो भेज दिए गए थे 1989 में, ठीक है, जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है ना IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, उनको वापस बुला लिया गया श्रीलंका से, बिना उनका जो ऑब्जेक्टिव था ना कि रिलेशन स्टैब्लिश करने, बिना उस ऑब्जेक्टिव को पूरा हुए उनको वापस बुला लिया गया 1989 में, ठीक है, क्योंकि वो उनसे लिट्टे वालों से ही लड़ पड़े थे, गए तो स्टेबलिश रिलेशन को स्टेबलाइज करने थे, ठीक है। श्रीलंकन क्राइसिस टू बी वॉयलेंट, और जो श्रीलंका का जो क्राइसिस था ना वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट होने लगा, ठीक है। श्रीलंका हैज रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब श्रीलंका के अंदर इतने सारे क्राइसिस चल रहे थे, इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, लिट्टे के साथ और सिनाला कम्युनिटी के बीच में इतना बड़ा वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, फिर भी जो श्रीलंका है ना वो उसने कंसिडरेबल मतलब बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ की और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की थी। मतलब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते हुए भी तो श्रीलंका में एक कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट था श्रीलंका का। श्रीलंका वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू सक्सेसफुल कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और जो हमारा श्रीलंका है ना वो
जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें, उन डेवलपिंग कंट्रीज में एक ऐसी कंट्री जिसने सक्सेसफुली जो अपनी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट है जो हमारा पॉपुलेशन का, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जो उसने सबसे पहले अपने ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल किया था सक्सेसफुली, ठीक है। लिबरलाइज द इकोनॉमी, और श्रीलंका ने ही सबसे पहले जो अपनी इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, उसको लिबरलाइज किया था। और हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी फॉर मैनी ईयर्स थ्रू द सिविल वॉर, और जो श्रीलंका था ना उसमें इतनी सारी सिविल वॉर चलती है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, फिर भी उसकी जो पर कैपिटा जीडीपी था ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था पर जीडीपी, ठीक है, पर कैपिटा का जो जीडीपी था वो सबसे हाईएस्ट था, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा था, बहुत सालों तक ज्यादा रहा सिविल वॉर चलते हुए भी, ठीक है। तो आप मान सकते हैं श्रीलंका ने ना बेशक उसमें कितने भी सिविल वॉर चल रहे पर उसकी जो ग्रोथ थी, डेवलपमेंट, उसमें कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। और आपने जो आपकी बुक है आपने उसमें देखा होगा कि है ना, एक जो श्रीलंका वाला टॉपिक है उसके वहां पे आपका एक कार्टून वाला क्वेश्चन भी आता है, उसमें से आपका वहां पे एक कार्टून, आपको यहाँ पे कार्टून दिख रहा होगा वो वाला, उसमें ना एक लायन होगा और एक साइड टाइगर होगा और बीच में एक आदमी होगा, ठीक है, वो है ना एक डंडे पे उनको दोनों को स्टेबल कर रहा है। एक कोने पे बैठा है लायन, एक बैठा है टाइगर, ठीक है। लायन से मतलब है सिन्हालाज, ठीक है, मतलब शेर होते हैं सिन्हालाज, और जो टाइगर से उससे मतलब है लिट्टे, लिबरलाइजेशन ऑफ टाइगर्स तमिल एलम, ठीक है। दोनों को जो सिन्हालाज से भी सोचते थे कि जो श्रीलंका वो खाली उन्हीं से बिलोंग करता है और तमिल से उनसे कोई नाता नहीं है, और जो तमिल लिट्टे वाले थे वे सोचते उन्हें एक सेपरेट कंट्री चाहिए थी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, ठीक है, आप इस वाले क्वेश्चन को भी पक्का कर लेना, ठीक है। गाइस हमारा श्रीलंका वाला टॉपिक खत्म होता है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। गाइस हमारा जो टॉपिक था एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, वो टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारा टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट होता है इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद हम इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद पढ़ेंगे हम इंडिया एंड नेबर्स, और उसके बाद पीस एंड कोऑपरेशन, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से। सून आफ्टर द पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान गेट एनरोल्ड इन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, उसके बंटवारे के होने के बाद ही जो इंडिया और पाकिस्तान है ना, वो दोनों कश्मीर के इशू में ही उलझ गए, ठीक है, ये में उलझ गए। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्लेम्ड दैट कश्मीर बिलोंग्स टू इट्स, ठीक है, और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना वो ये दावा करती है कि जो कश्मीर है वो उससे बिलोंग करता है, और इंडियन गवर्नमेंट ये दावा करती है कि कश्मीर हमारा है, ठीक है। वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947, 48 एंड 65 फेल टू सेटल द मैटर, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई भी होती है 1947 में, 48 में और 1965 में, फिर भी जो ये मैटर है ना कश्मीर का ये सोल्व नहीं हो पाता है, अनसेटल्ड रहता है, ठीक है। 1947 to 48 war resulted the division of the province into POK and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by the LOC, ठीक है। जो 1947 और 48 में जो लड़ाई होती है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस लड़ाई का जो रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है ना, उससे जो कश्मीर होता है वो एक पीओके में प्रोविंस पाकिस्तान ऑक्युपाइड, मतलब पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और इंडियन प्रोविंस है जो जम्मू एंड कश्मीर उसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पीओके पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इंडिया की तरफ जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा रह जाता है, ठीक है। और उसके एलओसी के बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में। In 1971 India won a war against Pakistan but the Kashmir issue remained unsettled, ठीक है। 1971 की आप वॉर को जानते होंगे, जो इंडिया ने है ना पाकिस्तान के साथ 1971 में एक लड़ाई की थी, लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसे इंडिया ने जीत लिया था। जब पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उनको सरेंडर कराया गया था बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि जो बांग्लादेश के वजह से इंडिया ने युद्ध किया था, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों पे अत्याचार हो रहे थे, वेस्ट पाकिस्तान में डोमिनेट कर रहे थे, उन पर जबरदस्ती उर्दू थोप रहे थे, ठीक है, इसलिए, और उनको मार रहे थे, ठीक है, इसलिए वहां पे लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश के इशू को लेकर। 1971 में जो बांग्लादेश है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, पहले वो ईस्टर्न पाकिस्तान था, ठीक है। तो 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई होती है कश्मीर इशू, उसमें भी जो कश्मीर इशू है वो अनसेटल्ड रहता है, वो जब भी सोल्व नहीं हो पाता है। In 1998, India conducted nuclear explosion in Pokhran and Pakistan responded a few days by carrying out nuclear test in Chagai Hills, ठीक है। 1998 आप जानते होंगे इंडिया ने 1998 में
न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, आपने पोखरण मूवी में देखा होगा, ठीक है। 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो उसके कुछ ही दिनों बाद, तो पाकिस्तान ने उसके कुछ ही दिनों बाद छंगाई हिल्स में न्यूक्लियर टेस्ट किया। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किया? 1998 में। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी 1971 में, ठीक है। और पाकिस्तान ने कहा किया था? छंगाई हिल्स में न्यूक्लियर टेस्ट किया कुछ ही दिनों बाद। इंडियन गवर्नमेंट ब्लेम्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर यूजिंग अ स्ट्रेटजी ऑफ वायलेंस बाय हेल्पिंग द कश्मीरी मिलिटेंट्स विद आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी एंड प्रोटेक्शन टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ब्लेम करती है, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उस पर आरोप लगाती है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, जो कश्मीरी मिलिटेंट्स है उनको हेल्प करती है, ट्रेनिंग देती है, ठीक है, और उनको ट्रेनिंग देती है, पैसे देती है, उनको प्रोटेक्शन, मतलब उनको प्रोटेक्शन भी देती है कि आप इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट स्ट्राइक्स करो, हम आपको पीछे से प्रोटेक्शन, हम सारी सुरक्षा देंगे, ठीक है। और पाकिस्तान एडिड दी प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स विद आर्म्स, और जो पाकिस्तान है जो मदद करता है, जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स हैं, ठीक है, प्रो खालिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं उनको भी हथियारों से मदद करता है पाकिस्तान। इंडिया ये भी ब्लेम लगाता है पाकिस्तान के ऊपर। और इट्स स्पाई एजेंसी ISI इज एलिग्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन वेरियस एंटी इंडिया कैंपेन इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। और इंडिया ये भी ब्लेम लगाता है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है, जो जासूसी उनकी खुफिया एजेंसी है ISI, ठीक है, वो इन्वॉल्व है, जो ऐसे वो इन्वॉल्व है बहुत सारे जो वेरियस में होते हैं एंटी इंडिया कैंपेन में इन्वॉल्व है इंडिया के खिलाफ। जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में वो ISI बहुत सारे एंटी इंडियन कैंपेन कराती है और ऑपरेट उनको, और जो कैंपेन्स है, ठीक है, इंडिया के खिलाफ जो कैंपेन्स कराती है उनको ऑपरेट करती है सीक्रेटली बांग्लादेश और नेपाल से, ठीक है। The government of Pakistan blames the Indian government and its security agencies for maintaining trouble the province of Sindh and Balochistan। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ब्लेम करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर कि वो कश्मीर के जो मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, मिलिट्री से भी, पैसे से भी और हथियारों से भी, और उनको ट्रेनिंग भी देती है। वैसे ही पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट पर ब्लेम लगाती है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी एजेंसीज है, इंडियन गवर्नमेंट और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है इंडिया की, वो जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ा करती है इन दी प्रोविंस ऑफ सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान हैड प्रॉब्लम ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर एंड ऑफ इंडस बेसिन। और जो इंडिया और पाकिस्तान है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी के का जो पानी का शेयरिंग है उसके बीच में भी विवाद था, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट था। तो इवेंचुअली 1960 सौभाग्य से 1960 में जो वर्ल्ड बैंक की मदद से, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है इंडस रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर, ठीक है। और जो अब इंडिया और पाकिस्तान के बाद इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी जो अभी तक भी टिका हुआ है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप जानते हैं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती है, ठीक है। फिर भी आज वो जो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी है वो आज भी स्टैब्लिश है, जो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से कराई गई थी। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में कराई गई थी। अब ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है 1960 में, विद हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक इंडिया साइन द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया था, ठीक है। हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म, वाला टॉपिक खत्म होता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है इंडिया एंड its नेबर, पर वो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए पहले मैंने पीस एंड कोऑपरेशन को लिख दिया, क्योंकि वो है ना पूरा बोर्ड पे लिखा जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले हम पीस एंड कोऑपरेशन को कर लेते हैं, उसके बाद हम इंडिया एंड its नेबर करेंगे। मतलब पीस एंड कोऑपरेशन, शांति और सहयोग। दी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बिगन इन 1985। मतलब जो हमारी शार्क थी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, 1985 में शार्क को बनाया गया था। यह आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन में MCQ में आ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है आपका, कि 1985 में शार्क की शुरुआत हुई थी। ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस शार्क हैड नॉट
मच सक्सेस। और कुछ जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं साउथ एशिया के अंदर, ठीक है, उसके कारण जो शार्क है ना वो इतना सक्सेसफुली सक्सेस नहीं हो पाया, इतना ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से। शार्क मेंबर साइंड साफ्टा which promised the formation of free trade zone for the whole of South Asia। मतलब जो शार्क के मेंबर्स है ना, जो मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था उन्होंने, जो पूरे साउथ एशिया के लिए था। उसमें मतलब इसमें ये साफ्टा में ये था कि मतलब जो पूरे साउथ एशिया के अंदर जो ये सारी कंट्रीज आती है, अगर ये किसी की कोई सी भी कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो मतलब जो टैक्स लगता है ना ट्रेड पे, मतलब हर कंट्री अपना टैक्स होता है तो वो फ्री होगा, ठीक है, उस पर कोई टैक्स लगेगा, फ्री ट्रेड कर सकती है वो, ठीक है, बिना टैक्स के पूरे साउथ एशिया में, ठीक है। ये साफ्टा था। और साफ्टा साइंड इन 2004 केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006। और जो हमारा साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये साइन तो हुआ था 2004 में, 2004 में इसको साइन किया गया था, पर जो ये मतलब उसमें आया था ना जब, और के इफेक्ट में, मतलब जब ये इफेक्ट में आया था 1 जनवरी 2006, ठीक है, साइन किया गया 2004 में, और उसके 2 साल बाद, ठीक है, 1 जनवरी 2006 को ये इफेक्ट में आया था, उसके बाद ये इसको लागू किया गया था, ठीक है। साफ्टा एम्स टू लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स टू 20% बाय 2007। और मतलब जो साफ्टा का एम था ना, मतलब जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, जो उसका एम था कि मतलब जो 20% कम करना है जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको, ठीक है, साउथ एशिया में 2007 तक, ठीक है, जो ट्रेड टैरिफ्स जो टैक्स लगाए जाते हैं उनको 20% कम करना है 2007 तक। But some our neighbors in fear that SAFTA is the way for India to invade their market। But जो इंडिया के कुछ नेबर्स है, पड़ोसी थे ना, वे ये सोचते थे कि जो साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो एक ऐसा रास्ता है इंडिया के लिए कि जो इंडिया है ना उनकी जो मार्केट है उस पर हमला कर देगा, उन पर ऐसा कब्जा जमा लेगा कि फिर वो वहां से हिलेगा भी नहीं, वे सोचते थे। पर ठीक है, तो इंडिया ऑलरेडी हैज बायलैटरल एग्रीमेंट विद भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका, ठीक है, पर इंडिया ने है ना पहले से ही बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया हुआ था भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका के साथ, ठीक है, FTA उसका फ्री ट्रेड जोन का, ठीक है। द नंबर ऑफ बस रूट्स हैव ओपनड अप बिटवीन 2 कंट्रीज, मतलब between 2 countries, trade between the 2 parts of Punjab and increased substantially the last 5 years, visas more easily given, ठीक है। मतलब जो बस रूट, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतने सारे इशू चल रहे थे, पर वो इशू को सॉल्व करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान ने, ठीक है, पीस एंड कोऑपरेशन के लिए अपने बस रूट्स खोल दिए एक दूसरे के लिए, ठीक है। आपने पता होगा इंडिया के अंदर सुबह है ना पाकिस्तान से बस आती है और शाम को वो वापस जाती है, ठीक है, ये डेली का अप डाउन होता है, ठीक है। पर ये जब भी बंद होती है जब इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब इसको बंद कर दिया जाता है, वैसे ये लगातार चलती है। और जो कुछ 2-3 पार्ट्स है ना पंजाब के, वहां पर ट्रेड भी करता है पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच वहां पर ट्रेड भी होती है पंजाब में। इंक्रीज पाकिस्तान की जो ट्रेड है पंजाब में 2-3 पार्ट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है पिछले 5 सालों से। और जो वीजाज है, मतलब इन दोनों कंट्रीज में जो इंडिया और पाकिस्तान में जो वीजा है वो इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, कंट्रीज में आने जाने के लिए। बेशक हमारे कितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है, पर वीजा इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है गाइस। हमारा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और पीस एंड कोऑपरेशन वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है ना इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए। गाइस अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है इंडिया एंड अदर नेबर्स, ठीक है। इस टॉपिक में हम भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव के बारे में पढ़ेंगे। हम बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट इशू ऑन द शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर, ठीक है। मतलब इंडिया के और बांग्लादेश के बीच में है ना एक डिस्प्यूट था, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर नदी है उसके पानी को शेयर करने के लिए इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। इंडियन गवर्नमेंट अनहैप्पी विद बांग्लादेश
ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। और जो इंडियन गवर्नमेंट था, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो बांग्लादेश से ना खुश थी, अनहैप्पी थी, क्योंकि जो बांग्लादेश के लोग थे ना वो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा था इंडिया के अंदर, इलीगल तरीके से लोग माइग्रेट हो रहे थे बॉर्डर क्रॉस कर, ठीक है, बिना परमिशन के। इट्स सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप। और जो बांग्लादेश है ना सपोर्ट करता था एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को, इसलिए भी इंडिया बांग्लादेश से खुश नहीं था। बांग्लादेश रिफ्यूज टू अलो इंडियन ट्रूप्स मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड इट्स डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया। और जो बांग्लादेश है ना उसने मना कर दिया था इंडिया को परमिशन देने के लिए, इंडिया के जो ट्रूप्स है उनको परमिशन देने के लिए कि हम जो ट्रूप्स है उनकी बाउंड टेरिटरी में से दो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहां पर जा सके। बांग्लादेश ने इसको क्लियरली मना कर दिया था, ठीक है, कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे अपनी टेरिटरी में से आपके एरिया में जाने के लिए, ठीक है। और जो बांग्लादेश का डिसीजन था ना कि जो इंडिया को है ना बांग्लादेश नेचुरल गैस एक्सपोर्ट नहीं करेगा, इसके लिए भी इंडिया बांग्लादेश से कुछ नहीं था, ठीक है। बांग्लादेश गवर्नमेंट फील्स दैट इंडियन गवर्नमेंट बिहेव्स लाइक अ रीजनल बुली ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। और जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी ना उसको एक ऐसा लगता था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना उनके साथ एक रीजनल बुली की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है, इसलिए उनका भी बिहेवियर ऐसा था बांग्लादेश का। इंडिया एंड बांग्लादेश डू कोऑपरेट ऑन मैनी इश्यूज, इकोनॉमिक रिलेशन इम्प्रूव्ड इन लास्ट 10 years, ठीक है। मतलब इंडिया और जो बांग्लादेश है कोऑपरेट कर रहे थे बहुत सारे इश्यूज पर, ठीक है। जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे ना इन दोनों के बीच में वो पिछले 10 सालों में इम्प्रूव हुए थे। एंड बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्टफुल पॉलिसी। और जो हमारा बांग्लादेश है ना वो पार्ट है इंडिया की, जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो बांग्लादेश इंडिया की, मतलब जो मनमोहन सिंह ने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह उन्होंने वो चलाई थी पॉलिसी पश्चिम की ओर चलो, ठीक है, बांग्लादेश उसका पार्ट है। ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज दी टू स्टेट कोऑपरेटेड रेगुलरली। डिजास्टर मैनेजमेंट हो या एनवायरमेंटल इश्यूज हो, ये दोनों जो कंट्रीज है, ठीक है, एक दूसरे को रेगुलरली कोऑपरेट करती हैं ऐसे इश्यूज में। वैसे इनके बीच में कितने भी डिस्प्यूट चल रहे हो एक दूसरे को कोऑपरेट जरूर करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में और एनवायरमेंटल इश्यूज जो अदर इश्यूज होते हैं उनमें भी, ठीक है। अब हमारा जो बांग्लादेश वाला टॉपिक ये खत्म होता है, अब हमारा नेपाल वाला टॉपिक स्टार्ट होता है इसमें, ठीक है। मतलब हमारा जो इंडिया का एक और नेबर है नेपाल, अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम। नेपाल एंड इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब जो नेपाल और इंडिया है ना वो एक बहुत ज्यादा स्पेशल रिलेशनशिप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। A treaty between two countries allows the citizens of the two countries to travel and work in other countries without visas and passport। मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में ना एक ऐसी ट्रीटी साइन हुई थी कि उसके जरिए जो ये सिटीजन्स है ना इन दोनों कंट्रीज के, ये बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के इनके जिसमें घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है, रह सकते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं होगी, बिना ये वीजा के और बिना पासपोर्ट के यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। नेपाल एंड इंडिया, ठीक है, ये हो गया बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के। ये क्वेश्चन ध्यान रख रहा है कि इंडिया ये आ सकता है आपका, इंडिया और नेपाल कौन से स्पेशल रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया सिक्योरिटी एजेंसी सीज द माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल एज ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट। मतलब जो इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी है उसने जो माओइस्ट मूवमेंट को माओइस्ट मूवमेंट होते हुए देखा, नेपाल के अंदर माओइस्ट मूवमेंट चल रही थी, तो जो इंडिया की सिक्योरिटी उसको खतरा पैदा होता दिखा अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। Given the rise of Naxalite groups in various Indian states from Bihar in the north and Andhra Pradesh in south, और एक माओइस्ट मूवमेंट के कारण इंडिया के जो कुछ स्टेट्स जैसे बिहार एंड आंध्र प्रदेश, बिहार नॉर्थ में है और आंध्र प्रदेश साउथ में, इन स्टेट्स में जो नक्सलाइट ग्रुप है वे पैदा हो रहे थे, वे उभर रहे थे, ठीक है। इंडो नेपाल रिलेशन आर फेयरली स्टेबल एंड पीसफुल। और इंडिया का और जो नेपाल का रिलेशनशिप है ना वो स्टेबल है और पीसफुल है, ठीक है। ट्रेड एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड
इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर। मतलब जो ट्रेड एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन है, मतलब ये ट्रेड में और साइंटिफिक कोऑपरेशन में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। और जो कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज है उनके कारण, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होती है उसके कारण, और इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट के कारण ये एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, एक साथ जोड़ कर रखते हैं, ठीक है, ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स के कारण, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। इंडियन लीडर्स एंड सिटीजन फाइंड इट इम्पॉसिबल टू remain neutral when Tamils are politically unhappy and are being killed in Sri Lanka। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट के इंडियन जो लीडर्स थे उनको बहुत ज्यादा नामुमकिन लग रहा था कि जो श्रीलंका के साथ जो रिलेशन है उसको न्यूट्रल किया जा सकता है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो तमिल्स थे वे पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अनहैप्पी थे, ना खुश थे, और उनको मारा भी जा रहा था, ठीक है। तो इंडिया को बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था कि जो श्रीलंका उसके साथ रिलेशन स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, दोबारा से न्यूट्रल किए जा सकते हैं। इंडिया साइंड अ FTA विद श्रीलंका। और जो इंडिया है, इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था श्रीलंका के साथ, ठीक है। इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है श्रीलंका के साथ। इंडिया हेल्प इन पोस्ट टू सुनामी रिकंस्ट्रक्शन इन श्रीलंका। और जो इंडिया है वो श्रीलंका को हेल्प करता है, जब क्यों श्रीलंका एक आइलैंड है, वहां पर सुनामी आती रहती है, तो इंडिया उसको रिकंस्ट्रक्शन में कई बार फंड्स देता है, फंड्स प्रोवाइड कराता है, उसको हेल्प करता है इकोनॉमिकली, ठीक है। इसलिए इन दोनों के बीच में अब रिलेशन स्टेबल है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है भूटान, वो क्या बोलते हैं उसको, भूटान, ठीक है। इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान। मतलब जो इंडिया है जो एक बहुत ज्यादा स्पेशल रिलेशनशिप एंजॉय कर रहा है भूटान के साथ। डज नॉट मेजर कॉन्फ्लिक्ट विद इट्स गवर्नमेंट। जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना और भूटान की गवर्नमेंट दोनों एक बहुत ज्यादा स्पेशल रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं, इनके बीच में कोई ज्यादा मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है गवर्नमेंट्स के बीच में। इंडिया इज इन्वॉल्व इन अ बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान। और जो इंडिया है वो इन्वॉल्व है जो बहुत बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है भूटान के अंदर, इंडिया भी उनमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और एंड रिमेन्स द हिमालयन किंगडम बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड। और भूटान के लिए जो हिमालय किंगडम है ना, हिमालय का जो किंगडम है वो बहुत बड़ा सोर्स है, बिगेस्ट सोर्स है डेवलपमेंट मदद का के लिए मदद का, ठीक है। हमारा भूटान में भी ज्यादा कुछ नहीं है हमारा। अब आता है मालदीव, ठीक है। मतलब जो मालदीव भी एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, छोटा सा आइलैंड है, उसके साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। मालदीव इन नवंबर 1988 व्हेन तमिल मर्शनरीज फ्रॉम श्रीलंका अटैक द मालदीव्स, द इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी क्विकली रिएक्टेड टू द मालदीव्स रिक्वेस्ट टू स्टॉप इन्वेजन। मतलब जब नवंबर 1988 में जब जो तमिल्स मर्चेंडरीज थी उनके द्वारा अटैक किया गया था मालदीव्स पर, ठीक है, तो इंडिया की जो एयरफोर्स थी और नेवी थी उसने क्विकली रिस्पॉन्ड किया था। जब मालदीव्स ने रिक्वेस्ट की थी इंडिया से कि वो इस हमले को रोके, तो इंडिया की एयरफोर्स और नेवी ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया था इस हमले को रोकने के लिए, ठीक है। एंड इंडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इज द आइलैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो इंडिया है वो कंट्रीब्यूट भी करता है जो मालदीव की डेवलपमेंट के लिए इंडिया कंट्रीब्यूट भी करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एंड टूरिज्म एंड फिशरीज, और उसकी जो टूरिज्म और फिशरीज में भी इंडिया, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है। गाइस हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस चैप्टर के जो नोट्स है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।